हेलो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2 आधुनिक भारत का। तो दोस्तों देखिए, पहले लेक्चर में मैंने जो है ये पहला टॉपिक जो यहाँ पर आधुनिक भारत का इतिहास, जो पहला टॉपिक है यूरोपियों का आगमन, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी, ये मैंने आपको जो है पिछले वीडियो में बता दिया था। ठीक है दोस्तों, अब हम दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे, ब्रिटिश साम्राज्यवादी प्रसार। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, बंगाल, मैसूर, मराठा, पंजाब और अवध के बारे में पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए पढ़ना हम शुरू करते हैं। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके थे पहले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा दोस्तों तो जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब देखिए हम पढ़ेंगे ब्रिटिश साम्राज्यवादी प्रसार। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप भारत यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना, तो उसमें का बंगाल, दोस्तों यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये बंगाल था, ठीक है ना, सत्ता का केंद्र था। आखिर बंगाल में यहाँ पर अधिक लोग क्यों रहते थे दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये उसका जो क्षेत्र था उपजाऊ क्षेत्र था, खनिज संसाधन जो है से भरपूर था पूरा, और समुद्र तटीय क्षेत्र भी था। ठीक है ना, और बंदरगाह भी बंदरगाह भी जो यहाँ पर बना हुआ था। ठीक है ना, समुद्री यातायात यहाँ से होता था और धन व बल दोनों यहाँ पर देता था। ठीक है, बंगाल दोस्तों देखिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, इधर तो हम बाद में आएंगे। अब यहाँ पर देखिए बंगाल जो है सत्ता का केंद्र था। ठीक है ना, प्रशासनिक आर्थिक केंद्र भी था। ठीक है, आधुनिक शिक्षा से मध्य जागरूक, ठीक है, और वर्णा का जागरूक होने से, ठीक है ना, मध्य जागरूक वर्ग का जागरूक होने से अधिकारों की मांग, ठीक है, और राष्ट्रीय आंदोलन। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या मतलब कहना चाहते हैं यहाँ से, देखिए यहाँ पर देखिए आधुनिक शिक्षा से क्या होता है ना, कि जो मध्य जागरूक होते हैं, मध्य वर्ग होता है वो जागरूक हो जाता है। ठीक है ना, और अपने अधिकारों की मांग करने लगता है। अब अधिकारों की मांग करेगा यानी कि आंदोलन करेगा। ठीक है ना, तो आंदोलन करेगा तो क्या होगा, राष्ट्रवाद को कमज़ोर करने के लिए, ठीक है, तो राष्ट्रवाद को कमज़ोर करने के लिए अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया, जिसको दोस्तों उसके बाद जो है उसके विभाजन को जो है मतलब ख़त्म करने के लिए, रोकने के लिए स्वदेशी आंदोलन किया गया, और यहाँ से राष्ट्रीय भावना का प्रचार शुरू हुआ। ठीक है ना, प्रसार शुरू हुआ दोस्तों। अब देखिए, अब यहाँ से हम बंगाल शुरू करते हैं। ठीक है ना, देखिए मुगल शासन जो कि प्रांतों में विभाजित था, उनमें से एक था बंगाल प्रांत। ठीक है ना, देखिए बंगाल में दो लोग होते थे, देखिए, ठीक है, मतलब सूबेदार और दीवान। सूबेदार प्रमुख होते थे। ठीक है ना, देखिए सूबेदार के बारे में पहले देख लेते हैं कि राज दरबार से निकटता का संबंध होता था, क्योंकि सूबेदार आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण था। कौन था सूबेदार? अजीम मुसान था। ठीक है ना, अतः प्रायः दिल्ली में रहता था अजीम मुसान। दिल्ली में रहने के कारण दीवान नियुक्त किया जाता था। ठीक है ना, अब दोस्तों देखिए दीवान क्या होता था, दीवान देखिए सूबेदार को हम प्रमुख कहते थे। ठीक है ना, और दीवान यानी कि वित्त मंत्री। ठीक है ना, तो अंतिम जो दीवान था वो मुर्शिद कुली खान था। अभी हम सब के बारे में पढ़ेंगे पूरा विस्तार से। ठीक है, तो ये व्यावहारिक कार्य करते हुए जमींदारों पर नियंत्रण रखता था और छोटे जमींदारों पर अंकुश लगाता था। ठीक है ना, राजकीय भूमि में वृद्धि करता था, खालसा भूमि को लेकर। ठीक है ना, देखिए किसानों को ऋण दिया। ठीक है, तो इससे किसानों को बहुत मदद मिली। ठीक है, अब देखिए अंग्रेजों ने चाहा अब कमज़ोर नवाब आए। ठीक है ना, क्योंकि अंग्रेज दोस्तों बहुत ही समझ रहे हैं ना। तो देखिए अब यहाँ से हम पढ़ते हैं बंगाल के बारे में, एक एक व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? मुर्शिद कुली खान के बारे में, मुर्शिद कुली खान के बारे में। ठीक है ना, तो देखिए पहला क्या पॉइंट है, यह औरंगजेब द्वारा 1700 ईस्वी में बंगाल का दीवान नियुक्त हुआ। इस समय बंगाल का सूबेदार अजीम मुसान था, जो राज दरबार से संबंधित होने के कारण प्रायः दिल्ली में रहता था। अतः बंगाल में वास्तविक शक्ति मुर्शिद कुली खां के पास थी। दूसरा पॉइंट है कि मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने मुर्शिद कुली खां को 1717 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। यह मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था। इसी के बाद बंगाल में वंशानुगत शासन की शुरुआत हुई। ठीक है ना, मुर्शिद कुली खां के बाद। ठीक है, अब देखिए मुर्शिद कुली खां के द्वारा राजस्व सुधार। मुर्शिद कुली खां ने छोटे जमींदारों के विरुद्ध कार्रवाई की और जागीर भूमि का एक बड़ा हिस्सा खालसा भूमि अर्थात राजकीय भूमि में परिवर्तित कर दिया। इसने बड़े जमींदारों को बनाए रखा तथा उनकी जागीर भूमि को रहने दिया। वस्तुतः ये बड़े जमींदार राजस्व वसूली एवं भुगतान की जिम्मेदारी लेते थे तथा शासन कार्यों में सहयोग करते थे। ठीक है दोस्तों, उसने किसानों को ऋण की सुविधा, उसको हम क्या बोलते थे, ऋण यानी कि तकावी बोलते थे, उसको उपलब्ध कराई। मुर्शिद कुली खां के सुधारों से नाराज होकर गुलाब मोहम्मद, उदय नारायण आदि जमींदारों ने विद्रोह किया। इन विद्रोह का दमन कर मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से बदलकर
मुर्शिदाबाद बनाई। तो दोस्तों किसने बनाई? मुर्शिद कुली खान ने, ठीक है ना। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के, हर एग्जाम के लिए, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन के लिए, तो दोस्तों पूछ सकता है, ठीक है ना। आइए अब हम देखते हैं अलीवर्दी खां के बारे में। दोस्तों अलीवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की और कहा कि यदि इन्हें छेड़ा न जाए तो ये शहद देंगी तथा छेड़ने पर, यदि हम इन्हें छेड़ेंगे तो ये काट काट कर हमें मार डालेंगी। तो दोस्तों अलीवर्दी खां ने अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों को क्रमशः कलकत्ता और चंद्रनगर की किलेबंदी की इजाज़त नहीं दी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम पढ़ेंगे किसके बारे में? सिराजुद्दौला के बारे में। सिराजुद्दौला ने 1756 से 1757 तक जो है शासन किया था। ठीक है दोस्तों, गद्दी पर बैठने के साथ ही सिराजुद्दौला को अपने संबंधियों से संघर्ष करना पड़ा। अंग्रेजों ने इस संघर्ष से लाभ उठाने के लिए नवाब के विरोधियों को अपने यहाँ शरण दी तथा नवाब की अनुमति के बिना ही किलेबंदी शुरू कर दी। अतः नवाब ने जवाब में कलकत्ता पर हमला कर जून 1756 में फोर्ट विलियम पर नियंत्रण कर लिया और इसी क्रम में जे.जेड. हॉलवेल ने ब्लैक होल ट्रेजेडी का उल्लेख किया है। ठीक है दोस्तों, जे.जेड. हॉलवेल ने, ठीक है ना। दोस्तों देखिए, अंग्रेजों ने कलकत्ता पर पुनः नियंत्रण के लिए क्लाइव के नेतृत्व में एक सेना भेजकर कलकत्ता पर पुनः अधिकार किया। अब क्लाइव ने नवाब के अधिकारियों को अपने पक्ष में करना शुरू किया, जिसमें प्रमुख थे मीर बख्शी, मीर जाफर, कलकत्ता का प्रभारी मानिकचंद, पूंजीयती अमीनचंद, कलकत्ता का बैंकर जगत सेठ, ठीक है, फतेह चंद था। तो दोस्तों अब देखिए हम देखेंगे प्लासी का युद्ध। दोस्तों प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। प्लासी का युद्ध जो है बंगाल के नदिया, जो प्लासी है दोस्तों वो बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी के तट पर अवस्थित है। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लाइव ने किया था। ठीक है ना। षड्यंत्र के कारण नवाब की सेना पराजित हुई और सिराजुद्दौला को युद्ध मैदान से भागना पड़ा। नवाब की ओर से मीर जाफर, ठीक है ना, कौन था? मीर जाफर, ठीक है ना, और वह जैसे सैन्य अधिकारियों ने वफादारी दिखाई। अब अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब मीर जाफर को बना दिया। दोस्तों जो मीर जाफर था ना, ये मतलब षड्यंत्र कर दिया ना तो उसके साथ, ठीक है। तो अंग्रेज जो है मतलब ये जीत गए थे अंग्रेज, ठीक है ना। तो अंग्रेजों ने क्या किया? मीर जाफर को जो है वहाँ का नवाब बना दिया बंगाल का, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए सिराजुद्दौला को जो है ना, इसने मतलब जो है मतलब गद्दारी कर दिया था मीर जाफर, ठीक है ना। तो ये सेनापति था मीर जाफर, ठीक है, तो उसने गद्दारी कर दिया तो उसको मरवा दिया, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है अंग्रेजों ने मीर जाफर को बना दिया क्या? ठीक है, बंगाल का नवाब, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए अब मीर जाफर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मीर जाफर ने नवाबी प्राप्त करने के बाद कंपनी को 24 परगना की जमींदारी दी, किंतु मीर जाफर अंग्रेजों की मामों से तंग आकर डचों से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध कार्रवाई की योजना बनाई, किंतु उसका भेद खुल गया। इसी क्रम में 1759 में वेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मीर कासिम के बारे में देखते हैं। अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया, ठीक है ना। इस सत्ता परिवर्तन को वेंसीटार्ट ने क्रांति की संज्ञा दी। उसके बाद दोस्तों किंतु यह वास्तव में क्रांति नहीं थी, क्योंकि इस सत्ता परिवर्तन में बंगाल की जनता की कोई भूमिका नहीं थी और ना ही इस सत्ता परिवर्तन के बाद व्यवस्था में कोई व्यापक परिवर्तन आया। वस्तुतः सत्ता पहले भी अंग्रेजों के एक कठपुतली नवाब के पास थी और अब भी एक कठपुतली नवाब के पास ही रही, तथा इसे क्रांति करना इस दृष्टि से भी तार्किक नहीं है, क्योंकि इसे मीर कासिम से ही ब्रिटिश हितों की चुनौती मिली थी तथा उससे युद्ध करना पड़ा, ठीक है ना दोस्तों। और इस दृष्टि से 1760 में हुए परिवर्तन को क्रांति करना तार्किक नहीं है। दोस्तों मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुंगेर को बनाया और अपनी सेना को यूरोपीय पद्धति से प्रशिक्षित करना शुरू किया। इसी तरह मीर कासिम ने अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे दस्तक के दुरुपयोग को रोकने के लिए चुंगी समाप्त कर दी, अतः अंग्रेजों के आर्थिक हितों को चोट पहुंची। इसीलिए अंग्रेजों ने मीर कासिम के विरुद्ध कार्रवाई की। अंततः मीर कासिम को भागकर जो है अवध के नवाब के यहाँ शरण लेनी पड़ी और अतः अब पुनः मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो फिर से मीर जाफर के बारे में देखते हैं। मीर जाफर के समय बक्सर का युद्ध 1764 हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया। दूसरी तरफ अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तथा बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम था। युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे। तत्पश्चात अंग्रेजों ने इलाहाबाद की संधि की। मीर जाफर के पश्चात नजमुद्दौला को नवाब बनाया गया। इसी के समय इलाहाबाद की संधि हुई। ठीक है दोस्तों।
अब देखते हैं इलाहाबाद की संधि के बारे में। इलाहाबाद की संधि पर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल का नवाब नजमुद्दौला एवं क्लाइव ने हस्ताक्षर किए। इस संधि के तहत अंग्रेजों ने मुगल सम्राट से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की। मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए कंपनी देगी, किंतु यह धनराशि बंगाल के नवाब पर आरोपित की गई। ठीक है दोस्तों, अवध के नवाब से संधि की, उससे इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र लेकर मुगल सम्राट को दे दिया गया तथा अवध के नवाब पर युद्ध हार जाने के रूप में 50 लाख रुपए की राशि आरोपित की गई। अंग्रेजों ने अवध को यह आश्वासन दिया कि यदि कोई शक्ति अवध पर आक्रमण करती है तो अंग्रेज अवध की सहायता करेंगे, जिसका खर्च नवाब को उठाना होगा। ठीक है, और दोस्तों क्या था, इस संधि से अंग्रेज वैध शासक बन गए। अब वह बंगाल का राजस्व प्राप्त करने के लिए अधिकृत हो गए। इससे यह बक्सर के युद्ध के परिणाम ने अंग्रेजों को वैधता प्रदान की। अब वह बंगाल के वास्तविक शासक बन गए, जहां से उन्होंने भारत विजय की प्रक्रिया आगे बढ़ाई। इस तरह बक्सर के युद्ध को एक निर्णायक युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए बंगाल में द्वैत शासन देख लेते हैं क्या होता है। बंगाल में क्लाइव ने नवाब नजमुद्दौला को के समय 1765 ईस्वी में द्वैत शासन को लागू किया। इस व्यवस्था के तहत कंपनी ने वास्तविक अधिकार अपने पास रखे, किंतु प्रशासनिक उत्तरदायित्व नवाब के पास रहा, जो अंग्रेजों पर ही निर्भर था। इस तरह एक ही प्रांत में दो शक्तियों का शासन मौजूद था। दोस्तों देखिए, द्वैत शासन लागू करने के उत्तरदायी कारण, पहला क्या है, अंग्रेजों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से बंगाल की राजनीतिक सत्ता हाथ में लेने से भारतीय असंतोष का सामना करना पड़ सकता था। इससे आर्थिक लाभ बाधित होते, अतः आर्थिक लाभ लेने के लिए यह नीति अपनाई गई थी। अस्पष्ट रूप से सत्ता हाथ में लेने पर अन्य यूरोपीय व्यापारियों के विरोध का भी भय था, पर वस्तुतः उन्हें कर देने के लिए बाध्य करने पर उनसे संघर्ष हो सकता था। क्लाइव यदि बंगाल की सत्ता अपने हाथ में लेता तो ब्रिटिश सत्ता कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप करना आरंभ कर सकती थी तथा कठोर नियंत्रण लगा देती। दोस्तों, बंगाल में प्रशासनिक कठिनाइयों से बचने के लिए क्लाइव ने द्वैत शासन लागू किया। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो देखिए अब द्वैत शासन के परिणाम देख लेते हैं क्या हुआ था। कंपनी के अधिकारियों में दायित्वहीनता का विकास हुआ, अतः कानून व्यवस्था कमजोर हुई, फलतः अव्यवस्था फैल गई। मनमाने तरीके से राजस्व वसूली से कृषकों की स्थिति दयनीय हुई तथा कृषि का ह्रास हुआ। किसानों के शोषण में वृद्धि हुई, जिससे अकाल की स्थिति पैदा हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए उसके बाद कंपनी के कर्मचारी निजी व्यापार पर अधिक बल देने लगे, अतः कंपनी के व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अंततः 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने द्वैत शासन की समाप्ति कर प्रत्यक्ष रूप से बंगाल पर ब्रिटिश सत्ता की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर समाप्त होता है द्वैत शासन। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स अब देखिए, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मैसूर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए दोस्तों अगर आप पसंद आया तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज से मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।